हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था कि हम आपके लिए जो है यहाँ पर बार्क के लिए नेटवर्क का कोर्स लाएंगे, तो बिल्कुल हम यहाँ पर आए हैं आपके लिए बार्क नेटवर्क का कोर्स लेके। तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से यहाँ पर चालू करेंगे और धीरे धीरे हम बार्क के जो है एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज में देखते हैं हम बार्क जो नेटवर्क के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हमें चाहिए होती है। तो दोस्तों, नेटवर्क पढ़ने के पहले हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि नेटवर्क में क्या क्या जो चीज़ें हमके लिए रिक्वायर होती है। उसके लिए सबसे पहले आते हैं हम लोग देखते हैं कि एक सर्किट क्या होता है, नेटवर्क का जो है क्या बेसिक यूज़ होता है। तो नेटवर्क क्या होता है, सारे सर्किटों को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एक टूल होता है जिसकी मदद से हम सभी सर्किट को आगे सोल्व कर पाते हैं। या जैसा कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम मशीन्स में जो सर्किट होंगे उनको भी कैसे सोल्व कर पाएंगे, इसके लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले एक सर्किट क्या होता है। तो एक सर्किट क्या होता है, एक सर्किट इज अ पाथ बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स अलोंग विच इलेक्ट्रिकल करंट कैन बी कैरिड। मतलब सर्किट क्या होता है, एक पाथ होता है जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो हो सके। यानी यहाँ पर जो है ये आई करंट है, इसको फ्लो होने के लिए कोई पाथ चाहिए होता है। तो ये जो पाथ होता है इसको हम सर्किट कहते हैं। एक सर्किट में क्या होता है, एक क्लोज पाथ होना जरूरी है। सही बात है, अगर जब तक कोई क्लोज पाथ नहीं होगा तब तक ये हमारा सर्किट नहीं कहलाएगा। मतलब कि एक सर्किट हमें क्या बताता है कि जिसके अंदर करंट फ्लो, अब करंट किस में फ्लो होगी, एक क्लोज पाथ में फ्लो हो पाएगी, इसलिए एक सर्किट जो होता है वो क्लोज पाथ होता है। फिर आगे देखते हैं। अब ये तो एक सर्किट की बात हो गई है। नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क क्या होता है, जिसके अंदर क्लोज लूप और ओपन लूप पाथ सारे एक साथ आ जाए उनको नेटवर्क कहते हैं। तो हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जो सर्किट है वो एक नेटवर्क का सबसेट है ना। नेटवर्क के अंदर सारे पार्ट्स आते हैं, वही सर्किट के अंदर केवल क्या होगा, सर्किट के अंदर केवल और केवल जो है हमारा क्लोज लूप पाथ आएंगे। नेटवर्क के अंदर क्लोज लूप ओपन लूप दोनों पाथ हो सकते हैं। फिर आता है नोड। नोड क्या होता है। तो नोड हमारा होता है कि दो ब्रांचेस के बीच में, ब्रांचेस क्या होते हैं, जो नेटवर्क में जो एलिमेंट्स लगे होते हैं वो जहाँ आके कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस कुछ भी हो सकते हैं। तो वो जहाँ आके कनेक्ट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक नोड कह देंगे। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं जहाँ पे हमारी गलियाँ जो है वो आके मिलती है तो एक चौराहा बनाती है। तो इस चौराहा को हम जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में नोड भी कहते हैं। नोड का ये मतलब होता है कि जहाँ पर सारी ब्रांचेज या सारे एलिमेंट्स आके मिलते हैं, है ना। फिर ब्रांच क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, ब्रांचेज ये होती है जहाँ जहाँ क्या होती है, एलिमेंट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। यानी कि दो नोड के बीच में जहाँ एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। बेसिकली जो एलिमेंट्स हमारे कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ब्रांचेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 रजिस्टर है तो हम कहेंगे हमारे पास 3 ब्रांच है ना। फिर आती है डिग्री ऑफ नोड। ये हमारे पास एक जो है ये ए नोड है ना, ये वाला जो नोड है इस पे हमारे पास कितनी ब्रांच है, तो 1 2 3। तो इस नोड की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। इसी तरह अगर 2 होंगे तो हम कह देंगे कि इसकी डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी, है ना। जैसे कोई भी अगर सिंपल नोड है जैसे ये है ना, यहाँ पर मैंने एक ये रजिस्टर बना लिया, ये ऐसा रजिस्टर, और फिर ये इसके आगे एक और बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये वाला जो हमारा नोड हो जाएगा ये सिंपल नोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ पर 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है तो हम इसको सिंपल नोड कह देंगे। उसी तरह अगर पिछले वाले में हमारी 3 ब्रांचेस कनेक्टेड थे तो हम इनको प्रिंसिपल नोड कह देंगे, ठीक है। फिर आता है मैश। क्या होता है, तो मैश जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट क्लोज लूप पाथ। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये क्लोज लूप पाथ जिसके अंदर कोई और क्लोज लूप पाथ नहीं होना चाहिए। यानी कि सर्किट तो केवल क्या था हमारा, क्लोज लूप पाथ। इसके अंदर कितने भी क्लोज लूप सर्किट हो सकते हैं, लेकिन मैश क्या होता है जिसके अंदर और कोई क्लोज लूप नहीं होना चाहिए, वो अकेला ही होना चाहिए। यानी कि स्मॉलेस्ट लूप ही हमारा मैश कहलाता है। फिर लूप क्या होता है, एक सर्किट की तरह ही होता है लूप भी, जिसके अंदर करंट फ्लो हो सके ना। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, मैश इज इक्वल्स टू ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। तो ये हमारा
क्या होता है, डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ कि इस सर्किट के अंदर कितने मैश बनेंगे, तो उसके अंदर हम ब्रांचें काउंट करेंगे, फिर नोड काउंट करेंगे, उन दोनों के डिफरेंस में एक जोड़ देंगे तो हमारा मैश आ जाएंगे। तो मिनिमम कितने जो है नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए ताकि हम एक सर्किट में नेटवर्क को सेटअप कर सके, तो हमें कितने इक्वेशंस चाहिए, तो वो जो इक्वेशंस होगी वो मैश के बराबर होगी, कि जितने मैश होंगे उतने हम इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं। फिर मैश को जो है हम इंडिपेंडेंट लूप्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कोई और लूप नहीं आ रहा, तो इसलिए ये स्वतंत्र लूप या इंडिपेंडेंट लूप भी कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर जो है नोडल एनालिसिस के अंदर ऐसे ही जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो नोडल एनालिसिस के अंदर जो इक्वेशन हो जाएगी वो n-1 हो जाएगी, है ना। देखते हैं, तो फिर आगे हम चालू करते हैं अब प्लेनर और नॉन प्लेनर नेटवर्क। तो प्लेनर नेटवर्क और नॉन प्लेनर नेटवर्क क्या होते हैं ना, एक मिनट। तो जो प्लेनर नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेनर नेटवर्क जिनको सिंपल हम 2D में बनाया जा सके ना, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो नेटवर्क जैसे 3D आकृति में हो उसको अगर हम 2D में कन्वर्ट कर सके तो वो नेटवर्क प्लेनर। और नॉन प्लेनर जिनको 3D से 2D में नहीं कन्वर्ट किया जा सके वो नॉन प्लेनर। जैसे कि हम आगे आपको बताएंगे कि प्लेनर नॉन प्लेनर क्या होता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने अभी तक कॉन्सेप्ट बताया उसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि इसमें ब्रांच, नोड और मैश बताओ। तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं नोड। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांचेस कितनी होगी, तो कितने एलिमेंट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 9। तो हमारी ब्रांचेस कितनी हुई, 9। फिर उसके आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं नोड कितने। तो इन ब्रांचेस के बीच में कितने पॉइंट आ रहे थे, 1 2 3, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे 5वां, ये छठा, ये 7वां। तो हमारे पास नोड कितने हो गए, है ना, 7वां और एक 8वां। तो हमारे पास 8 नोड हो गए। अब हमें क्या पूछा है, नोड पूछा तो हमने बता दिया 8 नोड, ब्रांच पूछी तो बता दी 9 ब्रांच। मैश हमसे पूछा तो मैश का फॉर्मूला हमने आगे देखा था। मैश का फॉर्मूला क्या था, तो हमारे पास मैश का फॉर्मूला था ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। तो ब्रांच हमारे पास कितनी है, ब्रांच हमारे पास 9 है, उसमें से नोड घटा दिया और एक जोड़ दिया तो 2। हमारे पास 2 मैश आ गए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये हमारे पास दिया हुआ है सर्किट और इनमें से हमें पूछ ले कि प्लेनर है नॉन प्लेनर है ये बताओ, और इसकी इक्वेशंस भी बताओ कि कितनी होगी, यानी कि वही मैश वाला फॉर्मूला लगाना। तो ये देखो ये यहाँ पर यहाँ से उठा हुआ है ना, अगर इस उठे हुए को हम किसी तरह से सीधे में कन्वर्ट कर दे तो ये हमारा प्लेनर बन जाएगा। तो ये देखो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये ऐसे बन गया। तो मतलब कि ये हमारा प्लेनर नेटवर्क है, क्योंकि इसको हमने 2D में चेंज कर दिया है, यहाँ उभरा हुआ है, इसको सीधा चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा नेटवर्क प्लेनर है। और फिर इसके अंदर हम चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 2 तरह के वर्क डन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क डन। ये क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उस तरह से 2 तरह के वर्क डन होते हैं। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे मूवेबल होंगे, मतलब वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसके कारण इंटरनल वर्क डन लगेगा। मतलब ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स लगेगा, है ना। तो इंटरनल वर्क डन तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा किया जाएगा, यानी जो अंदर फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उनको इंटरनल वर्क डन कहेंगे। उसी तरह पे जो एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसको एक्सटर्नल वर्क डन कहेंगे। फिर आते हैं हम कितने सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो हमारे पास 2 तरह के सर्किट एलिमेंट होते हैं, आगे बहुत सारे होते हैं लेकिन पहले 2 पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव।
एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? वह एलिमेंट जो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी को डिलीवर कर सके उसको क्या कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। वही पैसिव एलिमेंट जो एनर्जी को डिलीवर तो कर सकते हैं लेकिन इनफाइनाइट टाइम तक नहीं कर सकते, इसलिए इनको पैसिव एलिमेंट कहते हैं। फिर एक्टिव एलिमेंट जिनके अंदर इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है उनको क्या कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट। जिनके अंदर इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती उनको क्या कहते हैं? पैसिव एलिमेंट, है ना। एक्टिव और पैसिव हम लोग समझ गए कि एक्टिव एलिमेंट तो वो जो इनफाइनाइट टाइम तक, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लंबे समय तक जो एनर्जी डिलीवर कर सके वो एक्टिव एलिमेंट। और पैसिव जो लंबे समय तक ना कर सके। फिर एक्टिव में जिनमें इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी हो, इनमें इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की नहीं हो, वो पैसिव एलिमेंट। फिर एक्टिव एलिमेंट दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में हुआ जो आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल में वोल्टेज करंट सोर्स, प्रैक्टिकल में वोल्टेज करंट सोर्स। फिर डिपेंडेंट में वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। फिर पैसिव एलिमेंट दो तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, है ना। फिर आगे चलते हैं, एक्टिव पैसिव एलिमेंट को ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं। तो जो एलिमेंट है ना हमारे पास, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे अगर हमें ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे? जिनका ग्राफ फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है वो पैसिव एलिमेंट, जिनका सेकंड और फोर्थ में दिख रहा है वो एक्टिव एलिमेंट। या यूँ भी कह सकते हैं जिनमें V/I का रेशियो नेगेटिव हो जाए उन्हें एक्टिव एलिमेंट, जिनमें V/I का रेशियो नेगेटिव है इधर भी तो ये भी एक्टिव। इधर क्या है? V/I का रेशियो पॉजिटिव है दोनों जगह, तो ये पैसिव एलिमेंट, ऐसे भी बता सकते हैं ना। अब जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक दे दी गई है, बताओ एक्टिव और पैसिव है। तो यहाँ देखो V और I का रेशियो कैसा है? पॉजिटिव। फिर इधर वाले ग्राफ में भी पॉजिटिव, तो मतलब कैसा हुआ? पैसिव। तो ये हमारा एलिमेंट कैसा हुआ? ये देखो पैसिव, है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं। और बस इसको देख के हमें नहीं बताना है, हमको ये भी चेक करना है कि जो पावर होगी वहाँ पर, जैसे सर्किट भी दिया हुआ ये भी दिया हुआ, तो पहले हम देख लेंगे V/I का रेशियो पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद में पावर ये देखेंगे P=VI जो है वो जीरो से बड़ा पॉजिटिव भी होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये हमारा एक एलिमेंट एक्टिव या पैसिव जो भी। मान लो यहाँ पर हमने दोनों में यूँ कह दिया कि VI का रेशियो पॉजिटिव, VI का रेशियो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पावर नेगेटिव आ गई, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये पैसिव एलिमेंट है, फिर ये एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर V/I का रेशियो ऐसे ही नेगेटिव आया और पावर नेगेटिव आ गई तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्टिव एलिमेंट है ना। समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर V/I का रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो आना चाहिए, और यहाँ पर पावर जो है वो जीरो से बड़ी आनी चाहिए, तभी हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो V और I का रेशियो है, V और I का रेशियो कैसा दे रखा है? ये वोल्टेज तो चलो ये वाली वोल्टेज है, वोल्टेज नेगेटिव हो गई और करंट जो है वो पॉजिटिव है, तो V/I का रेशियो नेगेटिव, V/I का रेशियो नेगेटिव। या सेकंड और फोर्थ में यहाँ से हमें एक्टिव दिख रहा है, यहाँ से भी देखेंगे P=VI, कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये कह देंगे हम ये एक्टिव एलिमेंट है। उसी तरह से अगले में चलते हैं, तो V और I का रेशियो कैसा है? पॉजिटिव है, पावर प्लस से एंटर हो रही है, करंट माइनस से लीव कर रही है, मतलब सब सही है, पैसिव एलिमेंट। इसमें देखो अब, हाँ ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? इसमें तो हमें V/I का रेशियो पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें V/I का रेशियो नेगेटिव दिख रहा है, तो जहाँ भी हमें नेगेटिव दिख जाए वही लेके चलना, चाहे पास में पॉजिटिव क्यों ना दिया हो। नेगेटिव अगर हमें दे दिया है तो हम उसको यही मानेंगे कि वो एक्टिव एलिमेंट है, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इधर पास में तो V/I का पॉजिटिव दे रखा है। अगर ये वाला दे दिया है कि V/I का रेशियो नेगेटिव है तो वो एक्टिव एलिमेंट ही होगा, है ना। आगे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस PDF में। फिर आगे हम देखते हैं समरी। समरी क्या है इन सबकी, कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होता है ना।
तो समरी के अंदर हम ये देख सकते हैं कि वह एलिमेंट जो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी को डिलीवर कर सके, इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी हो, V और I का रेशियो नेगेटिव हो, तो वह एक्टिव अदरवाइज पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, और ये भी चेक करना है कि हमें V और I जो है वो 0 से बड़ा आता है। अब अगला हम चलते हैं, तो अगले हम देखेंगे कि लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है ना। तो लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, तो लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट वो हो जाएंगे जो सिंपल है, अगर स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हो तो लीनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी ओरिजिन से गुजर रहा है तो लीनियर, नहीं गुजर रहा है तो नॉन लीनियर, बस इतना देखना है। ये भी देख सकते हैं कि होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हमने x से कुछ मल्टीप्लाई किया तो y से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे x लिया, एक हमने इनपुट y लिया, x1 लिया, एक x2 लिया, फिर इन दोनों को जब जोड़ा तो इन दोनों का जोड़ भी सेम आ रहा हो, और ये जो कुछ मल्टीप्लाई किया ये भी सेम आ रहा हो, तो हम कह देंगे लीनियर है। या ऐसे भी समझ सकते हैं हम, डायरेक्ट इतना समझने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लीनियर है कि नहीं है। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये हमारा लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है ना। ओरिजिन से पास करना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि लीनियर नॉन लीनियर है। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, इसमें वी आई का रेशियो पॉजिटिव है, वी आई का रेशियो पॉजिटिव है, यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं, पावर जो है वो 0 से ज़्यादा है, तो हम कह देंगे कि ये पैसिव एलिमेंट है। फिर ओरिजिन से गुजर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब लीनियर है। इसमें हम देखेंगे, तो इसमें देखते हैं तो वी आई का रेशियो पॉजिटिव, वी आई का रेशियो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया तो पैसिव होना चाहिए था, लेकिन ये बीच वाला जो पार्ट है ये वी आई के रेशियो को नेगेटिव बना रहा है, इस कारण से ये एक्टिव हो गया। और नॉन लीनियर तो ऐसे क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इस कारण ये नॉन लीनियर हो गया। फिर हम चलते हैं आगे, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। तो बाइलेटरल और यूनिलेटरल क्या होंगे, बाइलेटरल एलिमेंट्स वो होते हैं जो जिनमें अगर हमने वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी अगर रिवर्स भी कर दी तो भी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं करेगा, उनको बाइलेटरल कहते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देता है, जैसे वोल्टेज और करंट हमने रिवर्स कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो गई, तो उनको यूनिलेटरल कहते हैं, है ना। अब ये बाइलेटरल कैसे होते हैं देखते हैं, तो ये क्वेश्चन है। फिर से इनके अंदर हम लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव चेक करते हैं, तो वी बाई आई का रेशियो पॉजिटिव, वी बाई आई का रेशियो पॉजिटिव मतलब पैसिव, ओरिजिन से जा रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब नॉन लीनियर। अब एक्टिव पैसिव कैसे देखेंगे, सॉरी यूनिलेटरल बाइलेटरल कैसे देखेंगे, तो यूनिलेटरल बाइलेटरल देखने के लिए एक तो तरीका ये भी है, देखो अब जब है ना, फर्स्ट का थर्ड में बनना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये देखो 4 एम्पियर पॉजिटिव है तो 4 ही एम्पियर नेगेटिव में भी होने चाहिए, 4 वोल्टेज पॉजिटिव है तो 4 ही वोल्टेज नेगेटिव में भी होना चाहिए, तो हम कह देंगे ये बाइलेटरल है। मतलब फर्स्ट का थर्ड में, सेकंड का फोर्थ में बनना चाहिए, करंट वैसी की वैसी रिवर्स, वोल्टेज वैसे का वैसे ही रिवर्स। इसमें चेक करते हैं तो हमको ये पता है नॉन लीनियर है, पैसिव है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 4 एम्पियर और बन भी फर्स्ट का थर्ड में रहा, लेकिन 4 एम्पियर है इधर, इधर -5 एम्पियर हो गया, इधर 4 है -5 वोल्ट, तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज सेम नहीं है, इस कारण से यह यूनिलेटरल हो गया। फिर आगे और भी क्वेश्चन है। अब आते हैं लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प्ड पैरामीटर क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की कैलकुलेशन करने के लिए नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, वो लोग जैसे ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी होती है, जैसे दिल्ली से जयपुर की है या कहीं से कहीं और की है, तो बहुत लंबी है, तो इस इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन की हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इस कारण से इसको एक छोटे से रेजिस्टेंस के रूप में ऐसे बता दिया जाता है बस, कि ठीक है अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो इतने बड़े की कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते। इस कारण से जो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस है या डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, उनको हमने लम्प्ड पैरामीटर में चेंज कर दिया कैलकुलेशन करने के लिए, तो इनको लम्प्ड कहेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूटेड कहेंगे। तो ये जो हम देखते भी है, जो लोड फ्लो एनालिसिस होता है उसमें हमने रेजिस्टेंस को ऐसे यूज़ कर लिया, इंडक्टेंस कंडक्टेंस कैपेसिटेंस को ऐसे यूज़ कर लिया ताकि हम कैलकुलेशन ईजी कर सकें, इसलिए फिर टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट वह होते हैं जो टाइम के साथ वेरी कर जाए,
जैसे सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है उसका रिएक्टेंस या उसकी जो स्पीड है टाइम के साथ वेरी करती है, तो वह टाइम वेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट जो टाइम के साथ वेरी ना करे उसको टाइम इनवेरिएंट कहते हैं। तो प्रैक्टिकल जैसे कि हम देख सकते हैं टाइम जो इनवेरिएंट है वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सिस्टम को ये नहीं चाहते ना कि इस समय यहाँ हो, इस समय यहाँ हो, इससे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो हम ये चाहेंगे कि सिस्टम हमेशा टाइम इनवेरिएंट ले, ताकि जिसका एनालिसिस अच्छे से हो सके। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक दे दी, बताओ ये कैसा है। तो देखो स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रही है हमें, ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं, क्योंकि ऐसे मुड़ा हुआ है, फिर ये ऐसे ओरिजिन से जा रहा है, ऐसे है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन लीनियर। वोल्टेज और करंट का रेशियो पॉजिटिव, वोल्टेज करंट रेशियो पॉजिटिव, तो पैसिव। आप ये समझ रहे होंगे कि ये इधर से नहीं, ये ओरिजिन से जा रहा है, ये मैंने इससे गलती से ऊपर बना दिया, ये ओरिजिन से जा रहा है, तो ये पैसिव हो गया। फिर यूनिलैटरल, क्योंकि हमें यहाँ पर करंट और वोल्टेज की मार्किंग नहीं दी हुई, इसलिए यूनिलैटरल